1990 में औसत चीन का आम नागरिक रोज $1 से भी कम कमाता था। आज चीन में अरबपतियों की संख्या दुनिया में सिर्फ अमेरिका से कम है। ये एक पीढ़ी की वृद्धि नहीं है, ये एक ही इंसानी जीवन काल में हुआ बदलाव है। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी पारंपरिक आर्थिक विकास की लगभग हर थ्योरी को तोड़ दिया। और सबसे अजीब बात, आज भी ज्यादातर लोग समझते ही नहीं कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करता था। ये कहानी सिर्फ मेहनत, इनोवेशन या प्राकृतिक संसाधनों की नहीं है। ये एक मशीन की कहानी है, एक बहुत ही खास आर्थिक मशीन की जो किसी देश ने पहले कभी नहीं बनाई थी। और अब ये मशीन थोड़ी अजीब आवाजें निकालने लगी है। चलिए 1978 पर वापस चलते हैं। चीन बहुत गरीब था, बेहद गरीब। माओ जेडोंग अभी अभी गुजर चुके थे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत थी, मतलब सरकार तय करती थी कि क्या बनेगा, कौन बनाएगा और कितने में बिकेगा। मार्केट्स मौजूद नहीं थे, प्राइवेट व्यवसाय मौजूद नहीं थे। नतीजा तय था, व्यापक गरीबी, खाद्य संकट और 1 अरब लोगों के बावजूद अर्थव्यवस्था का आकार लगभग यूनाइटेड किंगडम जितना। फिर सत्ता में आए डेंग शाओपिंग और उन्होंने एक असामान्य कदम उठाया। उन्होंने आंकड़े देखे और माना कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। उनका समाधान सामान्य उम्मीदों जैसा नहीं था। न उन्होंने पूरी तरह पूंजीवाद लागू किया, न सब कुछ तुरंत निजीकरण किया। उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया, आंशिक मार्केट, आंशिक कमांड इकोनॉमी। थ्योरी में जो सिस्टम काम नहीं करना चाहिए था, वह प्रैक्टिकल में बेहद प्रभावी साबित हुआ। सिस्टम कुछ इस तरह चला। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा। राजनीतिक नियंत्रण बिल्कुल ढीला नहीं किया। ये डिजाइन की कमी नहीं थी, बल्कि नींव थी। दूसरा, विदेशी कंपनियों को कहा गया, फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, लेकिन यहीं उत्पादन करना होगा, चीनी पार्टनर के साथ काम करना होगा और टेक्नोलॉजी साझा करनी होगी। वेस्टर्न सीईओज ने शॉर्ट टर्म लागत देखी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ज्यादा बड़ा लगा और उन्होंने हाँ कह दिया, बार बार हाँ कहा।